स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिलहाल आपके सिलेबस में अब यहाँ पे 3 मेथड दिया गया है। सेपरेबल, वेरिएबल्स, फॉर्म। ठीक है, यानी वेरिएबल्स को आपको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सेकंड आता है होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, और थर्ड आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो आज हम लोग केवल वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, उससे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले आपका 9.3 जो एक्सरसाइज है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिलेबस से कटा हुआ है, तो इसको अभी आपको नहीं करना है। अब 9.4 से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में भी दो टाइप का, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरीके का पहला जनरल सॉल्यूशन और दूसरा यहाँ पे जो आएगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अब जनरल सॉल्यूशन हो चाहे पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो, मेथड जो हमारे पास आ रहे हैं, तो मेथड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड आपका आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड। ठीक है, दूसरा आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म मेथड। और थर्ड जो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि नाम से ही मेथड क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी यहाँ पे वेरिएबल्स को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। यानी आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में आप कोई y की वैल्यू दिया होता था, कर्व दिया रहता था, तो डिफरेंशिएट करके y डैश यानी dy/dx या d²y/dx² निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, सॉल्व करना है, नहीं वापस कर्व पे आ जाना है। तो आपको ये पता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यानी यहाँ हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको इंटीग्रेट करते चले जाए, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या है, cos। ठीक है, तो आप ये इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन cos x dx, तो क्या आ जाता है इस केस में, cos x dx अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा sin x, dy/dx sin x, तो इंटीग्रेशन cos x का क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपने डिफिनीशन आपको बोला गया ये रिवर्स प्रोसेस होता है, इस पूरे का कैसे आया ये, ठीक है, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं dy/dx sin x। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लगा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, dx लगा देंगे, तो अब फाइनली क्या हो गया, ये dx से dx कैंसिल हो गया और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब क्या आ गया, sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक है, कैसे आया ये आपने देखा,
मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन आपको ये निकल के चला आएगा। तो अब आते हैं वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चंस देखा जाए तभी आपको ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग पहला भी करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, मतलब x एक तरफ हो जाए y एक तरफ हो जाए। कैसे होगा, यहाँ पे मैं x ही पूरा लिख रहा है तो हम इसको लिख लें dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए, एक तरफ x हो गया एक तरफ y हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्या बताया थे, इस d से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कैसे करेंगे तो इसको पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाफ एंगल में ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। हाफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, cos x न्यूमरेटर में लगा दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आपको tan स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन पहले चेक करिए, डी बाई डी एक्स tan x का सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलेगा, इसको सेक में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको सेक में बदल लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर को। और अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन 1। तो सेक का क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 हो गया, जो कि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ पे x बाई 2 है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 बाई 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 1 का कितना हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस c, मतलब आपको आ गया y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। यही जो सॉल्यूशन यानी y की वैल्यू जो निकल के आ रही है, जिसमें c लगा रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है पता नहीं है क्या है, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग जनरल बोलते हैं। आज हम यही c की वैल्यू, कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, c की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो वो कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी आपको एक एग्जांपल हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का भी बता रहे हैं इसके जस्ट बाद, ताकि जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का ही लेते हैं। क्वेश्चन है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वाई डैश इज इक्वल टू 2x square plus 1 such that y is equal to 1 when x is equal to 0। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां ये लिख के आएगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, वहां पे लिख के भी आएगा फाइंड द पर्टिकुलर। तो अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा तो जरूर कुछ कंडीशन ये दे के आएगा। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, इसी से हमको c की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे c दिख रहा था, दिख रहा है, वो c की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और वाई डैश का मतलब हो गया dy by dx is equal to 2x स्क्वायर प्लस x है, 2x स्क्वायर प्लस x। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ से सेपरेट हम करते हैं, तो पहले तो हम निकाल रहे हैं dy by dx की कितना आ रहा है। तो dy by dx की वैल्यू x कॉमन कर लेते हैं, तो 2x प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटना नहीं है, कॉमन होगा एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा एक्स प्लस वन, अब प्लस वन लिख लिया तो एक्स प्लस वन, तो इसमें भी हमको ठीक है। अब हमें मिल जाएगा कि डी वाई इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहाँ से dx क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्या हो गया, देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यानी वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब केवल क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, क्योंकि आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करके ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप बताइए कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया, लिखा भी सकते हैं, पढ़ गया, या ऐसे लिख लेंगे कि y इक्वल टू, अब केवल हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन ही पहले कर ले, बाद में हम आगे बढ़े। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन किस में जाएगा, पार्शियल में जाएगा ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नाउ 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसमें इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालते थे पार्शियल फॉर्म में, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है, इज इक्वल टू देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन, ओके। एक वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन, जिससे कुछ तो आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन,
पुटिंग x इज इक्वल टू -1। क्यों हमने -1 लिया? यहाँ पे लीनियर हमको मिल रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 2 -1 इज इक्वल टू x इज -1, ये स्क्वायर करके कितना हो गया? दैट इज 2a, और -1 रखने पे क्या हो गया? टोटल 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितना आ गया? 1/2, ठीक है। अब क्या है कि आप ये निकल गया। अब बी और सी की बात करिए, तो बी और सी अब आपको पुटिंग मेथड से नहीं आएगा, आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। कंपेयर भी करना बहुत आसान है। अब लिखिए कि 2x² प्लस x, यहाँ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, bx² प्लस a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन करते हैं तो मिल जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू x², तो कोफिशिएंट मिल गया a प्लस b, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या क्या मिल रहा है? तो कोफिशिएंट हमने ये लिख लिया, x² हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x में मिल जाएगा b प्लस c, और लास्ट हमको कांस्टेंट टर्म में क्या क्या बच रहे हैं? प्लस कांस्टेंट हो गया a प्लस c, ठीक है। अब कंपेयर कर लिया जाए, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू क्या मिलेगा? a प्लस b इज इक्वल टू 2, क्यों? x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले ही a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इधर लाके माइनस कर दें हाफ, तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2 निकल गया, ठीक है। अब ये पता चल गया, b पता चल गया, एक चीज और आपको निकालना है c की वैल्यू निकाल लिया जाए, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए c की वैल्यू निकालने में कैसे निकलेगा? c की वैल्यू लिखा जाए। अब हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से b प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ x, b प्लस c इज इक्वल टू, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है? 3/2, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, दैट इज 2 माइनस 3 मीन्स c इज इक्वल टू -1/2। अब हमको क्या क्या पता चल गया? a b c तीनों वैल्यूज आ गए। अब करना है कि आपको यहाँ से फिर स्टार्ट करना है नाउ बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे को हमने क्या लिया रखा? a x प्लस 1 dx प्लस c अपॉन x² प्लस 1, ऐसा मैंने लिख लिया था अपने पूरे राइट हैंड साइड के जो ये टोटल वैल्यू है इसको सपोज कर लिया था, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आ जाएगा 3/2 3/2x, b की वैल्यू -1/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब क्या अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा कि 1/2 ही कॉमन कर लें,
प्लस 1/2, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अभी भी इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log mod x प्लस 1 log हो गया, और यहाँ वाले में हमारा चलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए आसानी से इसको हम t सपोज करेंगे तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये तो आपका tan इनवर्स का हो गया, d/dx tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पे हमको t सपोज करना पड़ेगा, तो फिलहाल इसको लिख करके इसको I1 I2 कुछ मान लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए कि y की वैल्यू हम कहाँ तक हम लोग आके सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1, और लास्ट वाले का हो गया माइनस 1/2 tan इनवर्स x हो गया, और बीच में जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं 1/2 क्या हो गया I1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, इक्वेशन नंबर 2 पे आ गए। अभी भी हमारी y की वैल्यू पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाया है, इंटीग्रेशन बचा हुआ है। फाइनल जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब हम वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लेंगे, तो जब c के फॉर्म में मेरा आंसर जहाँ तक आएगा वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, और जैसे ही c की वैल्यू निकाल लेंगे वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पॉइंट पे निकाल लेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, पहले तो इंटीग्रेशन करें कि I1 कितना आएगा, नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, हमने सपोज किया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t सपोज कर लिया, और इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो 2x इज इक्वल टू dt/dx, देयरफॉर dx की वैल्यू निकल के आएगा dt अपॉन 2x। ठीक है, अब फिर से I1 का इंटीग्रेशन हो गया, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x अपॉन t, और dx की वैल्यू हो गया है dt अपॉन 2x, ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमने कॉमन बाहर कर दिया कांस्टेंट को, तो 3/2 इज आउटसाइड, तो मिल गया 1/t dt। ठीक है, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देयरफॉर I1 की वैल्यू आ गया 3/2 log mod t, यही होगा। अब t की वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3/2 log mod t की वैल्यू हमने क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए t की वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अभी यहाँ पे प्लस c नहीं दिखाएंगे, अब फाइनल वैल्यू दिया के वहाँ से पुट कर लेंगे, तो लिखा जाए कि नाउ बाई इक्वेशन 2। ठीक है, अब 2 से लिखते हैं, तो y की वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, और I1 की वैल्यू निकल के आया है, I1 की वैल्यू है 3/2 log mod
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखने के बाद प्लस ही दिखा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 और log को एक जगह कर देते हैं तो प्लस हो गया 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया, यहाँ तक करके छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये चीज तो हम लोग क्वेश्चन अभी पहला डिस्कस किए थे, वहां भी आपको डिस्कस किए कि यहाँ तक आएगा जनरल, मतलब आपको लिख के आगे केवल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब आपको जनरल निकालना है, यहाँ तक सी तक लाके छोड़ना है। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा तो कहते भी आएगा, नहीं भी कहा है, अगर कुछ कंडीशन नीचे दिया हुआ है तो उसके अनुसार निकालना है तो सी की वैल्यू निकलेगी एंड दैट इज कॉल्ड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ था कि y is 1 when x is 0। अब कंडीशन लगाते हैं given y is 1 when x is 0। तो y is 1 का मतलब हो जाएगा that is 0, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 और x is 0 तो मिल जाएगा 1/2 log 1 आ गया प्लस 3/4 log ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा log 2 आ गया, अब माइनस 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस c, ठीक है। तो c की वैल्यू निकल गया, c इज इक्वल टू log 1 0 हो जाता है, टोटल 0 हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 तो आ गया हमारा π/8, इधर आके प्लस हो गया माइनस 3/4 log 2, ठीक है। अब c की वैल्यू कहाँ ले जाकर रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन थर्ड